हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग VT 203 RGPV फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट्स है। इसमें मैं आज आपको डिस्कस करूंगा यूनिट फोर्थ जो है वो है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग। इसका टॉपिक आज मैं आपको डिस्कस करूंगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो बनाए हुए हैं वो आप लोग ज़रूर देख लें। जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने बनाया हुआ है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स मैंने बताए हुए हैं, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया हुआ है, सिस्टम क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, स्टेट क्या होता है। ये आप लोग जब देख लेंगे तो और अच्छे से आज का वीडियो क्लियरली समझ में आएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो वीडियो है उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आरजीपीवी के फाइनल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इसके दोनों स्टेटमेंट मैं आज आपको डिस्कस करूँगा। तो देखिएगा, सबसे पहले इसका हम कुछ स्टेटमेंट के कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट स्टेट्स दैट इंजन इज नॉट 100% एफिशिएंट। द सेकंड लॉ क्लियरली एक्सप्लेन्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी with 100% efficiency. The second law is also known as the law of increased entropy. तो ये हमारे कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट्स हैं। इसमें मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज डेल एस ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो। एस फॉर यहाँ पर एंट्रोपी को डिनोट कर रहा है। तो जो यूनिवर्स है उसकी जो टोटल एंट्रोपी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगी। और पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, और इट इज़ द मेजर ऑफ एनर्जी और चॉइस विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम. It can be considered as a quantitative index that describes the quality of energy. तो यहाँ पर क्या है, एंट्रोपी जो है वो भी यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है। तो क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होगा वो यहाँ हमें एंट्रोपी को भी बताएगा। अब देखते हैं इसके स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर बेसिकली टू स्टेटमेंट्स हैं जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंडर में है। फर्स्ट है हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और सेकंड है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो बेसिक स्टेटमेंट्स हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे, जिनके स्टेटमेंट को समझेंगे, उनके डायग्राम्स देखेंगे किस टाइप से हैं। और आरजीपीवी के बीटेक ऑल ब्रांचेस के लिए ये कॉमन सब्जेक्ट है, और फाइनल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है अगर देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आता है फाइनल एग्ज़ाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका जो स्टेटमेंट्स है वो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, और बहुत ही क्लियरली स्टेटमेंट है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल टू रिसीव हीट फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर एंड प्रोड्यूस अ नेट अमाउंट ऑफ वर्क। या हम ये बात कहें, इसी को हम अगर दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो इसका मीनिंग ये है कि इंजन इज नॉट 100% एफिशिएंट। यानी किसी भी इंजन, या हम बात करें किसी भी मशीन की जो एफिशिएंसी है वो कभी भी 100% नहीं हो सकती है। ये केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है। इसको आप ज़रूर पॉइंट को नोट कर लें। कोई भी मशीन हो, कोई भी आपका इंजन हो, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कभी भी 100% नहीं हो सकती है।
क्योंकि क्यों नहीं हो सकती है, इसका रीजन आपको मैं यहाँ सेकंड लॉ के स्टेटमेंट में आपको बता रहे हैं। या हम ये कहें कि कोई भी अगर डिवाइस है वो सिंगल रिजर्वायर से नहीं चल सकती है, मींस टू रिजर्वायर ज़रूर होंगे कि अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हीट रिजेक्ट भी होगी। ऐसा नहीं है कि जितना हीट हमने दिया उतना पूरा वर्क में कन्वर्ट हो गया है। ये अगर होगा तो दुनिया के जितने भी लॉ बने हुए हैं सभी फेल हो जाएंगे, क्योंकि जो हम इनपुट दे रहे हैं वो आउटपुट के इक्वल हो रहा है, मीन्स कुछ भी लॉसेस नहीं हो रहे हैं। अगर लॉसेस नहीं हो रहे हैं तो फिर हमारा काम हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर वर्क हो रहा है तो कुछ ना कुछ लॉसेस आएंगे, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं, उसकी वजह से लॉसेस आते हैं। तो वो हमारा जो है वो एफिशिएंसी को रिड्यूस करते हैं। तो कभी भी 100% नहीं हो सकता है, 99.99 हो सकती है बट 100% नहीं हो सकती है। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी यहाँ समझेंगे। तो देखिएगा, ये आप देख रहे होंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। यहाँ दो डायग्राम्स आपके बने हुए हैं। ये आपको हम बता दें कि जो फर्स्ट वाला डायग्राम है ये आपका पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल आपका ये वाला डायग्राम है। तो फर्स्ट वाला क्यों पॉसिबल नहीं है वो मैं देख रहा हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट वाले डायग्राम में जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, यहाँ आपकी हीट निकली है जो कि ई फॉर हीट इंजन है, इसको अगर मिल रही है तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सिंगल रिजर्वायर, सेकंड जो रिजर्वायर है वो है ही नहीं। मीन्स ये हीट इंजन जो है वो सिंगल रिजर्वायर में ही ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ बेसिकली क्या होगा कि जो Q1 है वो हमको पूरा W में मिल जाएगा। मीन्स इनपुट जो हो रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें तो Q1 जो है वो पूरा वर्क आउटपुट में हमें मिल रहा है। मीन्स इनपुट इज इक्वल टू द आउटपुट हमें हो रहा है। तो यहाँ क्या हो गया है, क्योंकि एफिशिएंसी हम जानते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट होती है, और यहाँ पर हमारी जो है अगर इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट हो जाएगा तो एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, जो कि नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा हीट इंजन है। अब हम बात करते हैं सेकंड डायग्राम की। सेकंड डायग्राम में आप देख रहे होंगे दो रिजर्वायर हैं यहाँ पर। एक है आपका हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है यहाँ पर, और एक ये है लो टेम्परेचर रिजर्वायर। इसका टेम्परेचर अगर हम बात करें तो T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। यहाँ से Q1 आपका मिला हुआ है, Q1 हमारा यहाँ है, और Q1 जो है वो हीट इंजन को मिल रहा है, और यहाँ पर Q2 जो है वो रिजेक्ट भी हो रहा है। तो Q1 यहाँ पर जो है वो हीट सप्लाइड है, Q2 जो है वो हीट रिजेक्टेड है। E फॉर हीट इंजन है, और WE जो है वो वर्क आउटपुट ऑफ इंजन है। तो वर्क आउटपुट जो होगा वो Q1 माइनस Q2 होगा। तो आपको क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि Q2 जो है वो लॉसेस में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनपुट इज नॉट इज इक्वल टू द आउटपुट। मीन्स यहाँ जो है वो इस वाले डायग्राम की जो एफिशिएंसी है वो कभी भी 100% नहीं है। तो जो पॉसिबल है वो आपका ये वाला डायग्राम ही है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वाले डायग्राम में एफिशिएंसी 100% हो रही थी जबकि इसमें नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ कुछ रिजेक्टेड भी हो रहा है, हीट का जो रिजेक्शन है वो भी हो रहा है, और ये होगा ही क्योंकि लॉसेस आएंगे, फ्रिक्शन लॉसेस हो गया है, एनवायरनमेंटल कंडीशंस का इफेक्ट आएगा। तो ये सब लॉसेस उसमें कंसीडर होते हैं। अगर आप एक्चुअल देखोगे तो उसमें ये सब कंसीडर किए जाते हैं। तो ये आपका मेन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। ये भी डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, ये डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो है वो है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट का सबसे पहले जो है वो हम स्टेटमेंट ही देखेंगे कि क्या है। तो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल एंड प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट अदर देन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ कूलर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी।
मीन्स अगर हम नॉर्मल बात करें इस स्टेटमेंट की, तो आप जानते हैं कि जो हीट का जो फ्लो है वो ऑलवेज कहाँ से कहाँ होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। बट अगर लोअर टू हायर हमको करना है तो कुछ ना कुछ हमें वर्क प्रोड्यूस या वर्क सप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका ये स्टेटमेंट है क्लॉसियस स्टेटमेंट कि हीट का जो फ्लो है वो ऑलवेज हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ही होता है। अगर कूलर टू हॉटर बॉडी करना है तो कुछ ना कुछ हमें वर्क सप्लाई करना पड़ेगा। इसको डायग्राम से हम यहाँ पर समझेंगे। ये आपके डायग्राम है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो ये डायग्राम भी आप देख लीजिए एक बार, ज़रूर आपको देखने हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला डायग्राम हम देखते हैं। यहाँ पर इतने सारे डायग्राम बने हुए हैं, बट आपका जो मेन डायग्राम है वो आपका ये वाला है। यहाँ पर ये वाला डायग्राम आप देख लीजिएगा। यहाँ देख रहे हैं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है। अब यहाँ पर आपका लो टेम्परेचर रिजर्वायर है जो कि हम सिंक बोल रहे हैं, और हाई को सोर्स बोल रहे हैं। अब अगर ऐसा जो हो रहा है कि जो हीट का जो फ्लो है वो लोअर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हो रहा है, तो उस केस में इंजन ना होके वो रेफ्रिजरेटर या हीट पंप होता है। तब हमें क्या करना पड़ता है, वर्क सप्लाई हमको कुछ देना पड़ता है। तब जाके ऐसा होता है कि लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर हीट का फ्लो होता है। ये डायग्राम में आप देख लीजिएगा, यहाँ पर बना हुआ है डायग्राम। ये डायग्राम भी यहाँ पर बना हुआ है, आप देख रहे होंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे Q1 जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है वो Q1 प्लस WR है। ये Q1 ना होके यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये WR है और ये Q2 है। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि T1 जो है वो हाई टेम्परेचर है, T2 जो है वो है आपका हाई टेम्परेचर। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये इस टाइप से बना हुआ है। एक्चुअली T2 जो है वो आपका ग्रेटर देन है T1 से, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली हॉट बॉडी एट T2 और नीचे लिखा है एटमॉस्फेयर एट T। यहाँ पर ये आपका T1 हम बात कर दें, या हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर कि इसको हम T1 बोल दे रहे हैं। ये आपका T2 ना हो के ये क्या है आपका T1 है। यहाँ बाई मिस्टेक T2 लिखा हुआ है वो, तो यहाँ T1 है। तो T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2 है। तो ये हीट पंप होगा, ये रेफ्रिजरेटर होगा इस केस में। और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ये Q1 जो है वो, यहाँ अगर हम बात करें तो ये Q2 जो है वो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है ये बाय मिस्टेक लिख गया है। ये है Q2 प्लस WR। ये Q1 इज इक्वल टू है, क्योंकि जो अब यहाँ पर क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो Q2 जाएगा और ये W मिलके दोनों ऐड होके ही Q1 बनेंगे। तो ये रेफ्रिजरेटर है और ये हीट पंप है। तो फाइनली मैंने आपको ये समझना है कि जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है वो आपका ये है कि अगर हमें हीट का फ्लो करना है लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, तो कुछ ना कुछ वर्क सप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो वो आपका वर्क सप्लाई मिलके आपका ये बनेगा। तो इस टाइप से ये क्लॉसियस स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिले। अब हम इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पर है वो आप लोग देख लीजिएगा, जो कि हम जनरली करके भी आते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोग पहले भी किए हुए हैं। तो ये है एक एग्जाम्पल छोटा सा, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो a heat pump uses 300 joule of work to remove 400 joule of heat from the low temperature reservoir. How much heat is delivered to higher temperature reservoir? तो यहाँ W हमको गिवन है 300 जूल और QC आपको दिया हुआ है 400 जूल। QH C फॉर यहाँ पर कूलर है और H फॉर हॉट है। तो QH जो हो जाएगा वो W प्लस QC। तो यहाँ पर हमारा QH निकल के आएगा
700 जूल। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। हीट डिलीवर टू द हायर टेम्परेचर रिजर्वायर इज 700 जूल। तो इस टाइप के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आरजीपीवी फाइनल एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो ये भी मैंने इन जो स्टेटमेंट यहाँ पर देखे हुए हैं उनकी हेल्प से हमने ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। फर्स्ट लॉ पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिले न्यूमेरिकल्स। तो एक्सपेक्टेशंस रहेगा कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिससे मैं जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकूं। अब बस रिक्वेस्ट यही रहेगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।